डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द बोर्ड साइड ऑन पोजीशन। दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं, और लंब अर्धक रेखा के अलोंग भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो इसी डेरिवेशन को आप उसमें करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस वाले वीडियो में। और लास्ट वाली वीडियो की बात की जाए तो हम लोग उसमें अक्षीय स्थिति वाला कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर कर चुके हैं। वहाँ पर ये भी देख चुके हैं कि फाइनली हमारे पास में फॉर्मूला क्या आता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बनाएंगे डायग्राम, और इस डायग्राम में ठीक उसी तरह से जैसे उसमें स्टार्टिंग में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी लिया जाता है, तो हम यहाँ पर उसी तरह से एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे ए बी। क्लियर। और इसके ए सिरे पर हम रखेंगे चार्ज -Q और बी सिरे पर रखेंगे +Q चार्ज। मिडिल पॉइंट को हम डिनोट करेंगे O से, और ये हम सभी जानते हैं O से लेके A तक की डिस्टेंस L होती है, O से लेके B तक की डिस्टेंस भी L होती है। A से लेके B तक की डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो ये 2L हो गई। ओके, अक्षीय स्थिति में हम इस अलोंग एक्सिस के देखते हैं, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन में। ठीक है, तो या अनुप्रस्थ स्थिति में या लंब अर्धक रेखा के अलोंग या निरक्षीय स्थिति, तो इसमें कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये पॉइंट किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने कंसीडर कर लिया दिस इज द पॉइंट P, और वेयर यू हैव टू अज्यूम द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट वी कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। यहाँ से O से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो है आपके R के बराबर। तो यहाँ पर आप कहेंगे डाइपोल के मिडिल पॉइंट O से R डिस्टेंस पे बिंदु P है, पॉइंट P है, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता करना है। ओके, अब सबसे पहले ये देखा जाए कि यहाँ पर क्योंकि चार्ज से उस पॉइंट तक की दूरी को मेजर किया जाता है, तो पहले हमें A से लेके P तक की डिस्टेंस, ठीक उसी तरह से B से लेके P तक की डिस्टेंस, ठीक है, इसकी वैल्यू पता करनी होगी। कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। द डिस्टेंस A एंड P, या फिर कह लें B से लेके P तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। ओके, तो यहाँ पर अगर आप इसको नोट कर लें, द डिस्टेंस AP एंड दिस इज इक्वल्स टू BP, अभी किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे, तो यहाँ पर आप इसको अगर त्रिभुज मान लें, और इस त्रिभुज के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आप एंगल थीटा भी मान सकते हो। ये एंगल जो बनने वाला कोण है वो आपका थीटा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको भी आपको शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से हमें पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो थ्योरम का आप यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर आप इक्वेशन लिखेंगे R² + L²। क्लियर है? ओके, तो A से लेके P तक की डिस्टेंस और B से लेके P तक की डिस्टेंस का जो मान होगा वो √R² + L² के बराबर होगा। अब बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। तो जैसे आपको बताया +Q से दूर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप अगर रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले -Q के ले लें, तो माइनस की ओर वाला, ठीक है ना। तो आप इससे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका होगा E1। ओके, E1 से ले लीजिए या EA से ले लीजिए, EA से भी दिखा लीजिए, 1 का ध्यान बना रहता है। तो यहाँ पर माइनस की ओर होता है, तो यहाँ पर EA के कारण यानी -Q आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन उसकी ओर होगी, और B के कारण उसकी उससे दूर होगी। ठीक है, तो दूर के लिए आपने ये सिंबल बना दिया और इसको रिप्रेजेंट कर दिया EB से। ठीक है, तो ये रहे आपके E1, EA और EB। अब इन दोनों का आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा, और मैग्नीट्यूड जो निकाला जाएगा यानी इनका परिणामी जो आएगा, उस परिणामी के लिए आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे E का मान। देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें कि अभी आपको इसके कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। कंपोनेंट्स आपके EA के और EB के, इन दोनों के कंपोनेंट आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं। तो लैंग्वेज मैं डायरेक्ट आपको शो करूँगा क्योंकि इसमें मेरा टाइम चला जाता है, तो मैं उसको लिखता हूँ। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने इसमें लिख दिया है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके A सिरे पर -Q तथा B सिरे पर +Q आवेश स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और माना -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी EA है। ठीक है, EA है, और EA का जो मान आप लिखेंगे वो EA की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको लगाना है, तो ये आप लिखेंगे 1/4πε0 के, और यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ दिस इज Q अपॉन डिस्टेंस कितनी मेजर की जाएगी? -Q के कारण ले रहे हैं, तो A से लेके P तक की डिस्टेंस को लिखेंगे आप, AP का स्क्वायर होता है यानी R² होता है, उस वैल्यू को आपने यहाँ पे लिखा। इसके बाद आप ठीक उसी तरीके से +Q आवेश के कारण, ठीक है, +Q आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता कर लीजिए। तो उसमें आप लिख देंगे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, क्षेत्र की तीव्रता आपकी हो जाएगी EB। ठीक है, और EB का भी मान ठीक आप इसी तरीके से लिखेंगे, दिस इज EB इक्वल्स टू 1/4πε0 के, और Q अपॉन B से लेके P तक की डिस्टेंस ली जा रही है, तो B से लेके P तक की डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, BP का स्क्वायर। ओके, नाउ
अगर आप देखें तो ए पी और बी पी इन दोनों की वैल्यूज़ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि ई ए और ई बी इन दोनों के मैग्नीट्यूड जो है वो एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी ई ए और ई बी दिस इज इक्वल्स टू, सीधा सीधा मान लिख लिया जाए 1/4πε0 के को इंट्रोड्यूस कर दीजिए यहाँ पर, और जो डिस्टेंस आएगी वो स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर इसका हटेगा, क्या रह जाएगा सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। इसकी जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ बहुत ही सरल लेके चल रहा हूँ, आपको याद करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। बस आपको करना ये है कि आप इसको एक बार देख लें, समझ लें और नोट कर लें। इस चीज़ को भी थोड़ा देख लें कि अब जो यहाँ पर इसके घटक हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे इनके जो दिखाए हैं ई ए की डायरेक्शन, ई बी की डायरेक्शन, और यहाँ पर परिणामी जो है आपका ई ए, यहीं पे अगर इसके घटक कर लिए जाएं, अभी मैं इसको अलग से सेपरेट डायग्राम में और शो कर देंगे। तो यहाँ पर ई बी की अगर फैक्टर करें आप, ठीक है, ई बी को घटकों में कंपोनेंट्स में वियोजित करें, अलग अलग करें, तो यहाँ पर ये वाला घटक इसका रिप्रेजेंट होगा ई बी साइन थीटा, और इस दिशा में घटक ये आपका होगा ई बी आपका कॉस थीटा। मैं अलग डायग्राम में और रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक। इसी तरह से ई ए के कंपोनेंट करें तो ई ए का कंपोनेंट नीचे की तरफ आपका ई ए साइन थीटा, और इसी तरह से इसी डायरेक्शन के अलोंग ये आपका होगा ई बी आप ई ए कॉस थीटा। तो आप देख पा रहे हैं कि ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं भाई, एक ऊपर है एक नीचे है। तो इसका मतलब ये हुआ ये एक दूसरे का जो इफेक्ट होगा उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए ई बी कॉस थीटा की या ई ए कॉस थीटा की, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। आपको पता है जब दो सदिश राशियाँ एक दूसरे के अपोजिट में होंगी तो उनके बीच में माइनस आता है, और जब वो सेम डायरेक्शन में होती है तो उनके बीच में प्लस आता है। तो यहाँ पर आपका ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है इसकी वैल्यू बराबर होगी ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा के, ठीक है। तो अब आपको करना सिर्फ ये है कि यहाँ पे ई ए और ई बी का मान जो आपने इक्वेशन 1 लिखी है उस इक्वेशन 1 से आप इसके मान को प्लेस करेंगे, और साथ ही यहाँ से कॉस थीटा का मान और पता कर लेंगे अभी, ठीक है। कॉस थीटा को जरा फोकस कर लीजिए। तो कॉस थीटा आपका इस वाले एंगल में अगर लिया जाए तो कॉस थीटा इक्वल्स टू आपका किसके बराबर होगा, कॉस थीटा होता है आधार अपॉन कौन, ठीक है, बेस अपॉन आपका हाइपोटेनियस। ओके, तो ए की वैल्यू आधार का मतलब क्या हुआ, बेस का मतलब ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस जो किसके बराबर है, एल के बराबर है। वहीं पर अगर हाइपोटेनियस की बात की जाए, विकर्ण की कण की बात की जाए, तो ये डिस्टेंस ए पी को रिप्रेजेंट कर रही है, और ए बी का मान आपने पता किया था √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बस इसमें यही चीज़ हमको दिखाई देनी है। हमारा लगभग डेरिवेशन पूरा हो चुका है। हमें ई ए का मान लगाना है और कॉस थीटा का मान लगाना। आइए देखते हैं कैसे। तो फर्दर स्टेप में उसको मैं आपको और दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। तो इसके डायग्राम में जैसे आपने ये परिणामी तीव्रता आपने ई से रिप्रेजेंट किया था, और यहाँ पर ये आपका ई बी से रिप्रेजेंट था तो उसको आपने ई बी कह दिया, और यहाँ पर ये आपका ई ए था, ठीक है। अब इसका आप कंपोनेंट कर दीजिए तो उसके लंबवत जो घटक होंगे वो आपका ये रिप्रेजेंट करेगा ई बी साइन थीटा को, ठीक। इसी तरह से ई ए का घटक ये रिप्रेजेंट करेगा इसके लंबवत घटक को। इसको आप मिला दीजिए, और इसकी ही डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में जो आपका एंगल ये आप रिप्रेजेंट कर दें थीटा से। ओके, इसको आप मिला दीजिएगा, और बचे दो घटक जो इसके क्षैतिज घटक होंगे वो दोनों इसी डायरेक्शन में यानी ई बी कॉस थीटा, और ठीक इसी तरह से ई ए कॉस थीटा। जो रिजल्टेंट है इसकी वैल्यू इसमें आपको लिखना पड़ेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए तथा ई बी को घटकों में वियोजित करने पर, और इसके ऊर्ध्वाधर घटक लिख देंगे। ऊर्ध्वाधर घटक कौन से हैं, ऊर्ध्वाधर घटक ई ए साइन थीटा तथा ई बी साइन थीटा, ठीक है। परस्पर कैसे हैं, परस्पर विपरीत तथा लंबवत हैं, विपरीत तथा परिमाण में बराबर हैं, परिमाण में बराबर हैं, बराबर है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। इसीलिए मैं लिख देता हूँ पहले से, क्योंकि लिखने में हमारा थोड़ा सा टाइम चला जाता है, निरस्त कर देते हैं। और हम लोगों का इस वीडियो पे एक एक मिनट बहुत कीमती है, आगे से लिख दिया करेंगे। तो यहाँ पर ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा परस्पर कैसे विपरीत हैं, तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो जो परिणामी जबकि, चलो मैं लिख देता हूँ तब आपके स्टार्ट कर। तो मैंने इससे लिख दिया कि जबकि ई ए कॉस थीटा तथा ई बी कॉस थीटा क्षैतिज घटक हैं जो एक समान दिशा में हैं, अतः परिणामी तीव्रता का जो मान होगा वो ई दिस इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ओके, समीकरण 1 से दोनों के मान लगा दीजिएगा, यहाँ साइड में लिख दे देना समीकरण 1 से
क्या था कि ई ए और ई बी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। और cos थीटा जब सेम हो जाएगा तो इसको आप 2 टाइम्स करके लिख सकते हैं। चाहे अब यहाँ पर आप किसी का भी मान लगा दीजिए, चाहे ई ए का मान लगा दीजिए या ई बी का मान लगा दीजिए, तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, वही समीकरण 1 से ये वाली वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आएगा। और साथ में आपका क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जैसे cos थीटा का मान हमने वहाँ पर निकाला था एल अपॉन अंडर रूड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो उसको भी लिख लिया। इसके बाद देखेंगे, देखिए ज़रा Q इंटू 12 ये आपका P के बराबर हो जाता है, लिख देंगे, क्योंकि P इक्वल्स टू Q इंटू 12। तो यहाँ से और यहाँ पर देखिएगा जरा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है, और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर 1/2 आप लिख सकते हैं, तो 1 + 1/2 आपका कितना हो जाएगा 3/2। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ऊपर आएगा P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की आउट ऑफ पावर 3/2। नेक्स्ट स्टेप में आपको वही करना है जैसे आपने पिछली बार भी किया था कि आर जो है आल की तुलना में काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का जो वैल्यू है हम ये मान के चलेंगे कि एल स्क्वायर के मान को उसको जोड़ने पर उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दिस इज नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इस वैल्यू को जब आप प्लेस करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और P अपॉन यहाँ पर आर स्क्वायर आएगा टोटल इसकी जगह पर, और बाहर पावर 3/2 है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, केवल आपके पास बचेगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और P अपॉन आर पावर 3। तो ये था आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, जिसको आपने यहाँ पर देखा। अगर अक्षीय स्थिति की बात की जाए तो अक्षीय स्थिति में यहाँ पर केवल 2P आता है, ठीक है ना, वहाँ यहाँ पर केवल 2P आता है, जबकि इसमें केवल P आता है। तो ये था निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, इसका निगमन। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग इसके ऊपर करेंगे कुछ आंकिक प्रश्न। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।